कभी ये सोचा है कि एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हो, वो पानी की कमी से कैसे जूझ सकता है? सुनने में ही ये थोड़ा अजीब लगता है ना, एक विरोधाभास जैसा। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगर हम वाकई एक ब्लू प्लैनेट, एक नीले ग्रह पर रहते हैं जहां सैटेलाइट से देखने पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, तो फिर पानी की कमी को लेकर ये सारी बातें, ये सारी चेतावनियां कहाँ से आ रही हैं? हमें क्यों हर जगह पानी की किल्लत की खबरें सुनाई देती हैं? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में है। देखिए, इस विरोधाभास का जो पहला जवाब है वो इन आंकड़ों में ही छिपा है। धरती पर जितना भी पानी है उसका 97.5% यानी 77.5% खारा पानी है जो समुद्रों में है। ये हमारे सीधे सीधे किसी काम का नहीं है। हमारे इस्तेमाल के लायक है सिर्फ 2.5% मीठा पानी। और मज़े की बात तो यह है कि इस छोटे से हिस्से का भी 2/3 से ज़्यादा तो ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है। मतलब हकीकत में हमारे इस्तेमाल के लिए पानी बहुत ही कम है। और इस बेहद सीमित संसाधन पर हमारा दबाव इतना बढ़ गया है कि एक अनुमान ये कहता है कि 2025 तक दुनिया भर में करीब करीब 2 अरब लोग पानी की भयानक कमी का सामना कर रहे होंगे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आने वाले कल की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो ये जो पानी की कमी है, ये सिर्फ कम बारिश या सूखे की वजह से नहीं है। असल में पानी का ये संकट काफी हद तक हमारी अपनी गतिविधियों का ही नतीजा है। तो आइए इसके असली कारणों को जरा और गौर से समझते हैं। पानी की कमी के पीछे ना कई वजह हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है खेती में, जहां सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से यानी भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद नंबर आता है उद्योगों और शहरों का। बढ़ती फैक्ट्रियां और तेजी से फैलते शहर, इनकी पानी की प्यास बुझाने के लिए भी भूजल निकाला जा रहा है, जिससे वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। और इन सब के बीच एक कड़वी सच्चाई है पानी के असमान बंटवारे की। कहीं पानी बेहिसाब बर्बाद हो रहा है तो कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और आखिर में एक ऐसा कारण है जो अक्सर नजर नहीं आता, जल प्रदूषण। और यहीं पर गुणात्मक कमी या क्वालिटेटिव स्कैसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। हो सकता है कि किसी इलाके में नदी या तालाब पानी से लबालब भरे हों, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। फैक्ट्रियों का केमिकल, खेतों के कीटनाशक और शहरों का गंदा पानी जब नदियों में मिलता है तो वो पानी को जहरीला बना देता है। मतलब पानी होते हुए भी न होने के बराबर है। तो आज़ादी के बाद भारत की पानी और विकास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही भव्य, एक ग्रैंड इंजीनियरिंग समाधान सामने रखा गया, और वो था बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं। इन्हें देश की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया माना गया। इस समाधान के पीछे की जो सोच थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उसे जवाहरलाल नेहरू के इस मशहूर कथन से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका मानना था कि ये विशाल ढांचे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाकर देश की तस्वीर ही बदल देंगे। इन बांधों से उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। ये सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं थे, इनसे बिजली पैदा होनी थी, शहरों और उद्योगों को पानी मिलना था, बाढ़ को काबू में करना था, और तो और मछली पालन और नाव चलाने जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देना था। मतलब एक ही प्रोजेक्ट से देश की कई बड़ी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन मंदिरों की नींव पर ही सवाल उठने लगे। क्या ये विशाल बांध सच में हर मर्ज की दवा थे, या फिर इन्होंने कुछ नई और शायद ज्यादा गंभीर समस्याएं तो पैदा नहीं कर दी थीं? तो यहां हम वादे और हकीकत को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। एक तरफ जहां बांधों से सिंचाई और बिजली बनाने जैसे फायदे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहीं दूसरी तरफ इनके कई गंभीर नुकसान भी सामने आए। इन्होंने नदियों के कुदरती बहाव को ही रोक दिया, जिससे नदी की तलहटी में गाद जमा होने लगी और पानी में रहने वाले जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ा। और विडंबना देखिए, जिन बांधों को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था, वही भारी बारिश के दौरान जब उनका जलाशय भर जाता तो खुद विनाशकारी बाढ़ का कारण बन जाते। इन बड़े बांधों की एक बहुत बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। जलाशय बनाने के लिए हजारों एकड़ जंगल और उपजाऊ जमीन हमेशा के लिए पानी में डूब गईं। और सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि लाखों लोगों को, खासकर स्थानीय और आदिवासी समुदायों को, अपनी जमीन, अपने घर, अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा।
और जिसका सही मुआवजा उन्हें शायद ही कभी मिल पाया। तो अगर बड़े बांधों में इतनी सारी खामियां हैं, तो फिर इसका विकल्प क्या है? इसका जवाब शायद आगे भविष्य में नहीं, बल्कि पीछे हमारे अपने ही अतीत में छिपा है। वर्षा जल संचयन की हमारी पारंपरिक तकनीकें। देखिए, पानी का मैनेजमेंट करना हमारे लिए कोई नया आइडिया नहीं है। भारत में इसकी एक शानदार सदियों पुरानी विरासत रही है। चाहे पहली सदी सा पूर्व में गंगा की बाढ़ के पानी को खेतों तक पहुंचाने की इंजीनियरिंग हो, या 11वीं सदी में बनी भोपाल झील जैसी विशाल मानव निर्मित झीलें, हमारे पूर्वजों ने पानी को सहेजना बखूबी सीखा था। भारत के अलग अलग कोनों में लोगों ने अपनी स्थानीय ज़रूरतों और भूगोल के हिसाब से बड़ी अनोखी तकनीकें विकसित की थीं। जैसे पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में लोगों ने नदियों और झरनों की धारा को मोड़कर खेतों तक लाने के लिए गुल या कुल जैसी छोटी छोटी नहरें बनाईं। वहीं राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में चलिए, जहां पानी की हर बूंद की कीमत समझी जाती थी, वहां खेतों में जोहड़ यानी छोटे तालाब बनाए जाते थे, ताकि बारिश का पानी जमा हो और धीरे धीरे जमीन में समा जाए, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। और घरों में छत के पानी को इकट्ठा करने के लिए टांका नाम के अंडरग्राउंड टैंक होते थे, जो पीने के पानी का सबसे शुद्ध और भरोसेमंद सोर्स माने जाते थे। और जरा मेघालय का उदाहरण देखिए, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां भी पानी को सहेजने की एक 200 साल पुरानी कमाल की तकनीक है। यहां झरनों के पानी को बांस के पाइपों के एक जटिल नेटवर्क के जरिए सैकड़ों मीटर दूर पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ये स्थानीय संसाधनों का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है। तो हमने एक तरफ बड़े बांधों की महत्वाकांक्षा को देखा और दूसरी तरफ पारंपरिक ज्ञान की समझदारी को भी। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों सबकों से सीखकर हम अपने पानी के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और इसका जवाब किसी एक रास्ते को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों के संगम में है, दोनों को मिलाने में है। हमें बड़े प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजी को स्थानीय समुदायों के पारंपरिक संरक्षण के ज्ञान के साथ जोड़ना होगा। एक संतुलित नजरिया ही एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ भविष्य की गारंटी दे सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? मोटे तौर पर 3 कदम हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। पानी के उपभोग से संरक्षण की तरफ बढ़ना होगा। दूसरा, जल प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय समुदायों के हाथ में देनी होगी, क्योंकि वही अपने जल स्रोतों को सबसे बेहतर समझते हैं। और तीसरा, हमें पानी बचाने वाली स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। तो अंत में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या हमें अपनी पानी की जरूरतों के लिए एक विशालकाय बांध पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर उन लाखों करोड़ों बारिश की बूंदों को सहेजना चाहिए जो हर साल यूं ही बरसकर बह जाती हैं? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं संतुलन बनाने में ही छिपा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।